हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हम बेटा अपना यूनिट 1 टॉपिक नंबर 2 इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका पार्ट 1 बेटा आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने करीब 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उनको डिटेल में समझा भी था। ठीक है, इसके अलावा बेटा आज हम पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में सेकंड नंबर का जो टॉपिक है उसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन की अवधारणा को भी समझाना है, उसमें पारंपरिक फूड को भी समझना है उसमें। इसके अलावा ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया, इसको भी हमें समझना था, हमने उसके भी क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा एमपी के जो ट्राइबल्स हैं उनके परंपरागत फूड क्या क्या हैं उनके बारे में हमें समझना था, उनके क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। पहला वीडियो लगभग 38 मिनट का था, मैं नहीं चाहता था कि ये आपका 1 घंटे से ज़्यादा का हो, इसकी वजह से मैंने उसे वहीं स्टॉप कर दिया था। और बाकी अब आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फोर्टिफिकेशन का उपयोग अनिवार्य रूप से किन उत्पादों में किया जाता है बताएं। जैविक सब्जियां, पैक्ड स्नैक्स होते हैं वो, दूध, नमक, आटा, चावल, या फिर फास्ट फूड। तो इसका आपको आंसर पता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि सॉल्ट की बात होगी, हम उसमें आयोडीन मिलाते हैं, आयोडीन और आयन हम इसमें ऐड करते हैं। ऐसे ही बेटा व्हीट फ्लोर हो जाएगा, व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा हो जाएगा, जिसमें हम आयन मिलाते हैं, है ना, फॉलिक एसिड मिलाते हैं, और इसमें बेटा हम B12 विटामिन भी ऐड करते हैं। ऐसे ही बेटा आपका राइस हो जाएगा, राइस में भी हम आयन मिलाते हैं, B12 मिलाते हैं और फॉलिक एसिड मिलाते हैं। ठीक है, वहीं आपका मिल्क हो जाएगा, और ईडेबल जो ऑयल होते हैं वो भी, उनकी बात करेंगे तो हम उनमें बेटा विटामिन ए और विटामिन डी, इनको भी हम उसमें ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2024 में ईट राइट सिटी का अवार्ड जीता था बताएं। भोपाल, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम या फिर मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अब देखो, आप सोचेंगे कि यार हम ये इतना भारतीय दूसरे राज्यों को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, आपके सिलेबस में सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है, ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो, अब उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हुई हैं वो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि नहीं, ये बताओ पहले। ईट राइट जो चैलेंज है ना बेटा, ईट राइट चैलेंज है, इसके अंदर ही 10 टॉपिक आते हैं। अब तुम उन 10 टॉपिक को डिटेल में पढ़ो और फिर कितना आपको याद रहेगा वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन कम से कम जितना सिलेबस में लिखा हुआ है उस सिलेबस को तो पहले बेसिक कर लो। इतना बड़ा सिलेबस है, इस सिलेबस में से अगर उसने सिलेबस की लाइन्स उठाकर ही दे दी ना, तो आधे, मैं बता रहा हूँ 98% बच्चों पे तो वो भी नहीं आने वाली, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ते रहेंगे, तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा तो एक ही टॉपिक को इतना टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। पहले सिलेबस में एटलीस्ट जो सिंपल चीज़ें उन्होंने दी है ना, केवल उनको सिलेबस में तैयार करो, बाकी की सारी चीज़ें हैं MCQs के माध्यम से ही होंगी पूरी। ठीक है, अब करने को तो अभी पता चले 2023 का पूछ ले, 2025 का पूछ ले, मेरे लिए कितना आसान है कि मैं सीधा डाउनलोड करके आपको पूरी लिस्ट एक पकड़ा दूं कि 2015 से लेकर के भाई 2025 तक किसको कौन सा अवार्ड मिला है वो कर लो याद, रट लो। रट्टा लगा पाओगे? इसलिए मेरा कहना यह है कि 2024 का ही क्यों इसमें मैंने डाला है, इसके पीछे भी कोई तर्क है। इसलिए MCQ प्रैक्टिस करो, बेसिक्स पढ़ो। होता क्या है कि 2024 में जैसे ही चंडीगढ़ को ये मिलता है तो जो MP गवर्नमेंट है, ये इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स जाते हैं चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स से जाकर के मिलते हैं और वहाँ से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम MP में भी ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे MP इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ईट राइट, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप जितनी बार भी पढ़ें, किताब उठाएँ, उतनी बार ही आप सिलेबस को उठाएँ और आप ये देखें मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ये मेरे सिलेबस में दिया हुआ है या नहीं, और अगर दिया हुआ है तो कौन से यूनिट में दिया है, कौन सा टॉपिक है ये मेरा। उसके बाद इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले उसका बेसिक समझ लो कि क्या होता है ये, उसके बाद उसके MCQs की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही तैयारी की जाती है, लेकर के किताब मोटी मोटी 1-1000 पेजों की बैठा नहीं जाता है। वो किताबें भी बेटा 10 साल पहले बन चुकी हैं, केवल जैसे कोई नया एग्जाम आता है उस पर उस एग्जाम का फोटो लगा के चिपका के मार्केट में सर्कुलेट कर दी जाती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज का उद्देश्य क्या है बताइए। प्रचार करना, छात्रों की समझ व रचनात्मकता बढ़ाना, NGO फंडिंग करना, या रेस्टोरेंट्स रेटिंग करना, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए,
छात्रों को, अब देखिए जो ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंजेस है ना, ये हमको बेसिक लेवल से, स्कूल लेवल से ही हमको बच्चों को समझाना कि बेटा हमें क्या खाना है, पोषण की समझ उनके अंदर विकसित करना, सुरक्षित भोजन की आदतें बताना, जागरूकता बढ़ाना, है ना। अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आयोजित करना, पोस्टर बनवा दिया उनसे, कोई पोएम बनवा दिया, ऐसे राइटिंग करवा दी उनसे, शॉर्ट वीडियो बनाइए जिससे कि अवेयरनेस आए बस हमें कौन सी चीज़ खानी है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही है कि अगर सुबह उन्होंने दलिया खा लिया, खिचड़ी खा ली, तो इससे तो उनका स्टैंडर्ड ही डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पोषण तत्व अभी तक कुकिंग ऑयल में फोर्टिफाई किया जाता है, बताइए। कैल्शियम, विटामिन ए एंड डी, आयोडीन और विटामिन सी। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। विटामिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए एंड डी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चाहे मिल्क हो चाहे ईडेबल ऑयल हो, ठीक है बेटा, इन दोनों में ही हम विटामिन ए डालते हैं और विटामिन डी डालते हैं। विटामिन ए आपको पता होगा कलर ब्लाइंडनेस यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है बेटा, और विटामिन जो डी है आपकी जो बोन है उनकी स्ट्रेंथ के लिए ये अच्छा होता है। इतना याद रखेंगे। पीडीएस प्रोग्राम चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का अनाज और चावल जो दिए जाते हैं लोगों को, जैसे ऑयल दिया, राइस दिया, फ्लोर, आटा दिया आपको, तो ये इन सब चीज़ों में न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना है, आपको देना है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। 25 पे चलते हैं। प्रोटीन साइज अवेयरनेस अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए, याद रखिए इसको, प्रोटीन साइज अवेयरनेस, ये एक प्रोग्राम है, एक अभियान है। इसका पूछ रहा है क्या एम है। ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित करना, जंक फूड की तारीफ करना, खाना बर्बाद करना, या हेल्दी क्वांटिटी का महत्व समझाना, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, हेल्दी क्वांटिटी का महत्व समझाना। तो आपको लगेगा कितने आसान ऑप्शन से अलग ही दिख रहा है, हमने तो पढ़ा नहीं उसके बाद भी बता दिया। तो यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए और आपको समझ में आए, आंसर तो आपने बता दिया। अब आपको एक चीज़ पता चली कि प्रोटीन साइज अवेयरनेस अभियान, यानी कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया है। ईट राइट के बारे में, अब प्रोटीन तो है कि प्रोटीन खाने में होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन साइज अवेयरनेस कैसे हम लोगों के अंदर लेकर के आए, उनको कैसे अवेयर करें, जागरूक करें। तो ये आपको समझ में आया कि क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आंसर आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रोटीन साइज अवेयरनेस बेटा कौन चला रहा है, FSSAI आपका चला रहा है। ठीक है, ताकि लोग ये समझ सकें कि खाने की मात्रा भी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी गुणवत्ता जरूरी है। ओवर ईटिंग से बचना है और फूड वेस्ट भी हमको नहीं करना है बेटा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा था प्लेट मॉडल, है ना, प्लेट मॉडल और कैलोरी चार्ट। आपने देखा हो खाने के पैकेट्स पे चार्ट बना रहता है कि इसमें कितना कैलोरी है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है ना, ये सारी चीज़ें बताना। इसके अलावा बेटा सर्विंग टूल्स बताना कि कैसे उनको इस्तेमाल करना है। ओके, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। FSSAI का सेफ फूड शेयर फूड अभियान किस विषय से संबंधित है। सेफ फूड शेयर फूड ये किससे संबंधित है। फूड वेस्टेज रिडक्शन, रेस्टोरेंट लाइसेंसिंग, एलर्जेंसिस, ओनली स्कूल फूड, बताइए। 26 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, फूड वेस्टेज रिडक्शन से संबंधित हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको समझते हैं क्या है। पहले तो ये है बेटा कि ये किसके द्वारा चालू किया गया है, तो आपको पता है ये FSSAI के द्वारा इसको चालू किया गया, चलाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं समझ लेते हैं। उपभोग यानी कि उपभोग या फिर उपयोग किया गया खाना बचाना। आपको ज़रूरत है 1 प्लेट की और पहुंच के आप पे 2 प्लेट, तो ये जो 1 प्लेट है इस खाने को क्या करना है बेटा, रिकवरी एजेंसीज, फूड रिकवरी एजेंसीज, इनके माध्यम से वहाँ से कलेक्ट करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना, ये इसका काम है। फूड डोनर गाइडलाइंस इसके लिए जारी किए गए हैं। इसके लिए 1-2 संस्थान या फिर NGO की अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा फीडिंग इंडिया, काफ़ी बड़ा नाम है, सुना होगा। इसके अलावा रॉबिन हुड आर्मी, ये भी एक संस्थान है, नाम इसका अलग है लेकिन ये भी एक संस्थान है। इसके अलावा है नो फूड वेस्ट, ये ऐसे संस्थान हैं जो जैसे शादी समारोह पार्टीज़ होते हैं वहाँ पे खाना वेस्ट ना हो, या फिर जो बचा हुआ खाना रहता है उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं और ज़रूरतमंदों तक बांट करके आते हैं, तो ये काम करता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है। इसको तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, शायद 4 से 5 बार तो मैं ही बता चुका हूँ। +F इसका आंसर हो जाएगा, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक, कौन अनिवार्य करता है कि ये होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम इसको प्रोडक्ट को आने नहीं देंगे मार्केट में, तो FSSAI यही करता है भैया। ठीक है,
फिर से एक बार बेटा बता देता हूँ, फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों का मतलब ये हो जाता है ऐसे खाने जिनमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने आयरन मिला दिया, उसमें विटामिन ऐड कर दिए, इनको हम बोलते हैं। ठीक है। और प्लस एफ का भी मतलब बेटा क्या होता है, फोर्टिफाइड फूड इसका मतलब होता है। 2018 से FSSAI ने इसके लिए जो है गाइडलाइन जारी की है कि कैसे क्या काम करना है बेटा, ये भी याद रखेंगे। और लोगों के साथ अगर पूछ ले कि लोगों के साथ और क्या लिखा रहता है, तो वो लिखा रहता है इसके साथ फोर्टिफाइड विद। अब इसमें जो मिलाया होगा वो इसको यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं बेटा। WHO के अनुसार किस आयु वर्ग के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन सबसे ज़रूरी माना गया है? यानी केवल उन बच्चों को खाना नहीं खिलाना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि आपको विटामिन मिलना चाहिए, आयरन मिलना चाहिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। इस आयु वर्ग के लिए WHO कहता है कि ये क्रिटिकल विंडो ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है। इस उम्र में बेटा बोलता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, डिफिशियंसी यानी कि कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आयरन, जिंक और विटामिन ए, विटामिन डी, ये इसी से इनके बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है बेटा। ठीक है। इनकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। भारत सरकार की पहलों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, पोषण अभियान हो जाएगा, होम फोर्टिफिकेशन, इसके अलावा कई सारे संस्थान हैं जैसे कि यूनिसेफ, WHO, ये सब हेल्प करते हैं, उनकी सहायता से ये सारे के सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं बेटा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान किस सप्लीमेंट को वीकली आधार पर बच्चों को दिया जाता है? अब बताएं आप। कैल्शियम, विटामिन सी, IFA यानी कि आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक, इनमें से किसको दिया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है ये भी बेटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपने बता दिया होगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, ये 2018 से शुरू किया गया है। इसमें भी बेटा कुछ सप्लीमेंट, कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि 6 से लगभग 60 माह तक के जो बच्चे रहते हैं उनको बेटा आयरन सिरप दी जाती है। ठीक है। ऐसे सवाल आजकल पूछे जाते हैं। 5 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं बेटा उनको यहाँ IFA टैबलेट्स दी जाती हैं, और IFA का मतलब हो जाएगा आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स यहाँ पे दी जाती हैं बेटा। 10 से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बच्चे कहे तो किशोर हो जाते हैं, इनको IFA पिंक टैबलेट दी जाती हैं। ठीक है। और ये वीकली दी जाती हैं, हफ्ते में एक बार। इसके अलावा बेटा महिलाओं के लिए IFA रेड टैबलेट दी जाती है, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा ईट राइट इंडिया के अंतर्गत आने वाला अभियान नहीं है? बताएं। डाइट फॉर लाइफ, ट्रांस फैट फ्री, हाइजीन रेटिंग या मिलेट ओनली मूवमेंट? इसका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के 3 तो आते हैं ईट राइट इंडिया के अंतर्गत, बाकी नीचे वाला ये लास्ट वाला नहीं आता है। पहला वाला है डाइट फॉर लाइफ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बेटा देखो इनको मैं कंप्लीट भी लिख सकता हूँ, पर उसमें क्या है आपका टाइम जाएगा, इसलिए मैं जल्दी में चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा डेटा दे सकूँ। आपको ऐसा ना लगे कि आधा घंटा अगर वीडियो देखा है तो हमको बहुत ही कम मिला है। जनरली लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का वीडियो रहता है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस करा पाते हैं वो, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें क्या करना है बेटा, आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेटा होता है, इसमें इससे जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। ठीक है। बाकी सेकंड है ट्रांस फैट फ्री, इसके अंदर बेटा क्या करना है, 2% से कम ट्रांस फैट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है। उनको बढ़ावा देना है। क्या मतलब, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आपको खाने के लिए मिलते हैं मार्केट में, उन पर लिखा रहता है कि इसके अंदर ट्रांस फैट कितना है, तो जिनमें 2% से भी कम होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करना है बेटा, बढ़ावा देना है। लास्ट थर्ड हो जाएगा आपका हाइजीन रेटिंग। इसमें क्या रहता है बेटा कि जहाँ भी आप कभी होटल्स में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, रेटिंग देने के लिए वहाँ पे अगर व्यवस्था है तो आप वहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं कि भाई आपको वो खाने की क्वालिटी कैसी मिली। तो इससे क्या होता है बेटा, खाने में हाइजीन मेंटेन रहती है। थर्ड लास्ट है बेटा आपका मिलेट ओनली मूवमेंट। ये क्या है बेटा, ये भारत सरकार के द्वारा बेटा शुरू किया गया है। आपको पता हो तो 2023 को मिलेट ईयर भी घोषित किया गया, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका था PSC में। कौन कराता है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ICAR,
ट्राइफेड आपको पता होगा, TRIFED, ये ट्राइबल से रिलेटेड संस्थान है। इसको बोलते हैं हम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। FSSAI से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, इतना आप याद रखेंगे। मैं नहीं चाहता आपको एक एक 2-2 घंटे के वीडियोस देखने पड़े। आप अपने टाइम को मैनेज करें, कम पढ़ें लेकिन उसको रिवीजन करते रहें आप, है ना। रिवीजन करते रहें, बेसिक्स को अच्छा करें और MCQ प्रैक्टिस करते रहें आप, है ना। ट्राइबल से रिलेटेड उनके जो फूड हैं, उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आपके एग्जाम में वहाँ से क्या क्या आ सकता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और 30 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें हम ट्राइबल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हम नहीं इकट्ठा करेंगे। जैसे ट्राइबल्स के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उनके बारे में हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका पार्ट ए में MP के जो ट्राइबल हिस्ट्री है, उनका ट्रेडिशन है, पार्ट ए में दिया जा चुका है। तो अगर ऐसा कोई सवाल वहाँ से पूछेगा कि कौन सी ट्राइब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उनके फोक डांस, उनकी फोक सॉन्ग, उनकी परंपराएं, ये सारे के सारे सवाल आपके पार्ट ए में पूछे जाएंगे। यहाँ आपसे केवल और केवल फूड साइंस से रिलेटेड उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी बेटा। तो इसलिए हम यहाँ केवल उन्हीं की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मध्य प्रदेश की जनजातीय खाद्य प्रणाली में माहुआ नहीं है, ये महुआ है, उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है बताइए। मिठाई बनाने में, शराब बनाने में, मसाले बनाने में या फिर रंग के रूप में। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। MP गवर्नमेंट ने 2021 में महुआ शराब को हेरिटेज लिकर यानी परंपरागत शराब का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसका निर्णय इसलिए लिया गया है जैसे आदिवासी संस्कृति है उनका संरक्षण हो सके और गांव आधारित अर्थव्यवस्था रहती है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें। क्योंकि वहाँ पे ये बनाएंगे, उस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनेगा, एक लिमिटेड अमाउंट में बना करके ये सेल भी कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो भी संस्कृति में उनके में उसका हिस्सा होगा उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 2021 में महुआ मेड लिकर पॉलिसी भी आई थी, ये भी याद रख लेना, है ना। इसका इसको जो है सबसे पहले बेटा डिंडोरी में लागू किया गया था इस पॉलिसी को। ठीक है, ऐसे ही FSSAI ने इसको दर्जा नहीं दिया है, राज्य सरकार ने इसको प्रमोट किया है, इतना भी याद रखना। पूछ सकता है आपसे कि ये हेरिटेज लिकर का दर्जा महुआ को किसने दिया है, तो आपसे ऑप्शन में देगा इसने दिया है क्या, तो नहीं, राज्य सरकार ने इसको दिया है, वो इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि MP सरकार ने बोला है कि ये यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके लाइवलीहुड प्रमोशन से जुड़ी हुई है, जिससे वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है बेटा, एक संस्थान है जिसको मैं आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में बता चुका था, ट्राइफेड जिसको बोलते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसका काम रहता है कि ट्राइबल्स जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, उनको मार्केट स्पेस देना और इनको प्रमोट करना, ये इसका काम रहता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी जनजाति महुआ की सूखी फूलों से पारंपरिक पेय बनाती है। कौन सी जनजाति है जो महुआ से सूखे फूलों से पारंपरिक पेय बनाती है। गोंड, भील, कोरकू और बैगा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर D, बैगा। ठीक है, ये सूखे फूलों से शराब बनाते हैं। इसको थर्रा या महुआ लाहन भी कहते हैं। इसका एक नाम और लिख देना, थर्रा या महुआ लाहन भी इसको कहते हैं बेटा। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ बेटा, ये जो बैगा जनजाति है ये PVTZ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की 3 जनजातियाँ आती हैं, सहरिया, बैगा और भारिया, ये 3 आते हैं, इनमें से एक ये है। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चिरौंजी आप समझते होंगे, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। चिरौंजी बीज का प्रयोग प्रमुखतः किस पारंपरिक भोजन या प्रक्रिया में किया जाता है बताइए। तड़का लगाने में, मिठाइयों में, भोजन को लाल रंग देने में या अचार बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा मिठाइयों में। ठीक है बेटा, क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरली जो मीठी चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ, जैसे विशेषकर लड्डू बनाया, हलवा बनाया, खीर बनाई, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये उस वृक्ष का नाम है जिसके बीज होते हैं, जिन्हीं को हम चिरौंजी कहते हैं। मीठी चीज़ों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ मिलता है ये जनरली? ऐसे तो दुकानों पे मिलता है, लेकिन वनों का उत्पादन है, जो कि ट्राइबल हार्ट होती हैं, मार्केट को ही हार्ट कहते हैं वो लोग। यहाँ पे ये काफ़ी जो एक्सपेंसिव मिलता है। ठीक है बेटा, और वही ट्राइफेड है, वही इसको प्रमोट करता है। ठीक है,
अच्छा, इसका उपयोग क्यों होता है, क्यों डालते हैं इसको खाने में? ये बेटा फैट गेन नहीं होने देता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है और टेस्टी भी लगता है, और खाने की जो देखने की उसकी क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। बैगा जनजाति का पारंपरिक भोजन कौन सा माना जाता है? जलेबी, दाल बाटी, कोदो कुटकी और सोया चंक। बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा कोदो कुटकी। कोदो कुटकी बेटा ये ट्राइबल्स का मेन फूड इसको माना जाता है। ठीक है, ये ऐसा है जो कि कम वर्षा में भी उग जाता है, सूखा होगा तब भी उग जाएगा, और इसमें कोई भी आपको खाद या फर्टिलाइजर इसमें कोई डालने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कोदो और कुटकी किस प्रकार के अनाज हैं? अभी अभी हमने देखा तिलहन, मोटे अनाज, दलहन या जड़ वाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। किसके द्वारा? UNGA, इसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है। मिलेट्स फाइबर, आयरन, जिंक, है ना, ये सारे के सारे इसमें पौष्टिक चीज़ें रहती हैं, याद रखना। बाकी बेटा मंडला हो जाएगा आपका, डिंडोरी हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, इनमें इसकी अच्छी खासी खेती होती है और यहाँ पे इनकी खपत भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कौन सा कंदमूल मध्य प्रदेश के आदिवासियों का मुख्य खाद्य होता है? अदरक, सूरन, सलजम या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरन। सूरन क्या होता है बेटा? इसको एलिफेंट फुट याम कहते हैं। ये एक प्रमुख कंदमूल ट्यूबर है जिसे आदिवासी भोजन में शामिल करते हैं। इसमें बेटा अच्छी खासी मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है और फाइबर्स होते हैं। अनूपपुर मंडला वाला क्षेत्र, वहाँ पे इसकी अच्छी खासी जो प्रोडक्शन होती है, इतना याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे चुआरी क्या होता है? चुआरी एक प्रकार की सब्जी है, पारंपरिक व्यंजन है, वनों में मिलने वाले खाद्य बीज हैं या स्थानीय मछली है। तो इसका आप याद रखेंगे, ये बेटा एक बीज है जो जंगलों में मिलता है, भोजन में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे इसकी चटनी बना के भी वो लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी समुदाय में लाल चींटियों से बनी हुई चटनी जो है प्रसिद्ध है? भील, बैगा, गोंड और कोरकू। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, कोरकू। कोरकू जनजाति लाल चींटियों की चटनी बेटा बनाती है, जो कि कैसी होती है? प्रोटीन रिच रहती है ना, और ये कैसा है? पारंपरिक भोजन है, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है बेटा। इसको जनजाति मेलों में भी इसकी काफ़ी मांग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लाल चींटी की चटनी स्थानीय नाम से क्या क्या कहा जाता है? आप बेटा समझने की कोशिश करिए। हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हमेशा कहता हूँ जब भी आप पढ़ें तब आप ये देखें कि ये जो सामने वाला पढ़ा रहा है हमें, ये ऐसे ही तो नहीं पढ़ा रहा, हमारे किस टॉपिक में, कौन से वाले यूनिट में, किस टॉपिक में ये दिया हुआ है। तो ये जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपका पार्ट नंबर बी, जिस पार्ट नंबर बी के अंदर आपको बेटा यूनिट नंबर 1 दिखेगा, जिसके अंदर टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे आप, तो इसमें से सबसे लास्ट वाला सब टॉपिक नंबर 4 जो होगा उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब इसमें बोलता है वो कि ट्राइबल्स के जो पारंपरिक फूड हैं, पारंपरिक खाने हैं, उनके बारे में भैया पढ़िए। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो पारंपरिक फूड में आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे, चटनी, सब्जी, जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि फूड साइंस से रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो बेटा लाल चींटी की चटनी का स्थानीय नाम पूछा है चिटकुट, हर्रा, दिचकी या चापड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चापड़ा। ये कोरकू और बैगा क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। उनके अंडों को मसाले के साथ पीस के इसको बनाया जाता है। आप ऐसे में सोचिए छी ये क्या है, ऐसा नहीं है, ये बहुत टेस्टी भी होती है और ये इसमें बेटा विटामिन मिलता है सी, इसमें जिंक होता है और इसमें प्रोटीन्स का सोर्स होता है। ये आप याद रखेंगे। और याद रखना बेटा जो FSSAI है, इसने इसको बेटा फ्यूचर फूड कहा है, याद रखना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आदिवासी भोजन प्रणाली में लाहौरी साग ये किस रूप में उपयोग किया जाता है? पता है? खटाई के रूप में, सब्जी के रूप में, मसाले के रूप में या फिर मिठाई के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बेटा बी हो जाएगा, सब्जी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना बेटा लाहौरी साग एक जंगली साग के जैसे होता है, इसको उबालकर सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसमें बेटा आपको फाइबर देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा और ये मानसूनी है, यानी कि सीजनल फूड है, इसको खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गोंड जनजाति की परंपरागत मछली पकाने की विधि कौन सी है? ग्रिल, भूनना, पत्तों में लपेट के पकाना या फिर तंदूर में उसको भून लेना। ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा आपका सी इसका आंसर, पत्तों में लपेटकर उसको पकाना। बेटा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। ये मछली को सागौन
या फिर जो महुआ रहते हैं उसके पत्तों में लीव्स में लपेट कर लकड़ी की आंच में पकाते हैं। ये बेटा अब देखिए ना आप, इको फ्रेंडली हो गया, इसमें गैस तेल पेट्रोल उसका यूज़ नहीं करना पड़ रहा आपको, है ना, इको फ्रेंडली है। और ये बेटा कैसी है, फ्लेवरफुल है। अगर उसके पत्तों में कोई मिनरल होगा या कोई उससे कोई विटामिन प्राप्त हो रहा होगा तो वो भी खाने में मिक्स हो जाएगा, तो इसकी वजह से और उसका फ्लेवर भी आएगा खाने में। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल कई जगह पे आप जो नाश्ता करते हैं खाने की चीज़ें, पोहा हो गया या कुछ भी, तो वो आपको कागज़ के दोने रहते हैं उनमें देने की बजाय जो पत्तों के बने हुए दोने रहते हैं उसमें खिलाते हैं आपको, तो वो आपको टेस्टी और ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें उन पत्तों का भी फ्लेवर आ जाता है और इको फ्रेंडली भी रहता है बेटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाएं किस पत्ते में चावल या सब्जी परोसती हैं, बताएं। पीपल, पलास, केले या फिर आम। ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा आपका बी, पलास। सबसे पहले तो पलास जो है इसका केमिकल नेम याद रखेंगे, इसका बोटनिकल नेम याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं ब्यूटिया मोनो स्पर्मा, ये आ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब देखो बेटा, मैं अभी आपको पीपल, पलास, केले, आम, इन सारे के सारे सबके बॉटनिकल नाम अभी मैं यहाँ आपको लिख दूँ, आप बोर हो जाएंगे कितने याद रख पाएँ। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि एक एक करके याद करें आप इनको, एक एक करके कैसे, MCQ फॉर्मेट में। मुझे लगता है आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, लगा लेंगे, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम आप इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको 50 चीज़ों की लिस्ट बना के दे दूंगा, तो आप बोर हो जाएंगे और आपको सारे के सारे पढ़ जरूर लेंगे आप, लेकिन वो याद आपको नहीं होने वाले एक साथ, है ना। इसलिए एक एक करके आप ऐसे ही MCQ फॉर्मेट में सारे के सारे याद आपको हो जाएंगे बेटा। ठीक है, इसको भी बेटा क्या कहते हैं हम, इन पत्तों से बनी हुई जो प्लेट रहती है उसको हम इको प्लेट कहते हैं। इससे पत्तल दोने बनाए जाते हैं, इको फ्रेंडली भी है। अब क्योंकि देखिए खाने के बाद आप इनको फेंक देंगे, मिट्टी में मिल जाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हर्रा और बेहड़ा नहीं, ये बहेड़ा होता है। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग आदिवासी किस रूप में करते हैं, बताइए। औषधि के रूप में, खटाई के रूप में, रंग निर्माण में या फिर भोज्य तेल के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, औषधि यानी कि दवाई के फॉर्मेट में इसका यूज करते हैं। अब देखिए बेटा, हर्रा जो है टर्मिनेलिया चेब्यूला, और बहेड़ा है उसको हम कहते हैं बेटा टर्मिनेलिया बेलिरिका। ठीक है, ये इनके केमिकल नाम हो गए। अब देखो ऐसे करके आप एक एक करके आप याद कर लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है बेटा, इससे आपका डाइजेशन सही होता है, ये आपका फीवर तक कम कर देता है और खांसी में काफ़ी उपयोगी होता है। याद रखना, ये केवल ऐसे ही कहीं का ही बातें नहीं है। आपके देश में जो आयुष मंत्रालय बनाया गया है और ट्राइफेड है, ये इसको हर्बल उत्पाद के रूप में सोचिए, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, कह रही है कि भैया इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आदिवासी भोज्य प्रणाली में, खाने की प्रणाली में सेम का उपयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत आसान सवाल है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सब्जी, पकौड़े, अचार या चटनी। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अभी बेटा प्रोटीन और फाइबर आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस जनजातीय समूह में शहद एक प्रमुख भोजन और व्यापारिक उत्पाद है। सहरिया, भील, बैगा और कोरकू। तो आंसर हो जाएगा बेटा सहरिया, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करते हैं बेटा, ये शहद को एकत्रित करते हैं और मार्केट में ही बेचते हैं, और इनकी इसमें हेल्प कौन करता है, ट्राइफेड इसमें करता है। ठीक है बेटा, एक ट्राइफेड ने योजना चलाई है, इसको बोलते हैं वन धन विकास केंद्र। इस कार्यक्रम के तहत शहद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। बैगा जनजाति किस प्रकार का खाद्य संग्रह करती है, बताएं। वन उत्पाद आधारित, समुद्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद और कृषि। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वन आधारित जो उत्पाद रहते हैं वो। ठीक है, तो बेटा बैगा जनजाति जो है, इनकी जो अर्थव्यवस्था कैसी है, संग्राहक है, यानी कि ये घूम घूम के जो प्रोडक्ट रहते हैं, जो जंगलों के उत्पाद रहते हैं, उनको ये इकट्ठा करते हैं। इनको आज भी इनकी इकोनॉमी को हम हंटर गैदरर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंडा भात क्या है बेटा। ऑप्शन नंबर ए है चावल को कोयले में पकाना, लोहे की कढ़ाई में तला चावल, बालू में पकाया गया भात या पत्तों में लपेटा हुआ चावल। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल को कोयले में पकाना। कंडे समझते हैं आप क्या रहते हैं, जो गाय रहती है, गाय का गोबर होता है,
उसको धूप में सुखाते हैं, उससे बनता है, उसको हम कंडा कहते हैं। उस कंडे से ही ये इसको पकाते हैं, चावलों को पकाते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ना छत्तीसगढ़ में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये वाला, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सागौन का पत्ता किस प्रयोजन में इस्तेमाल होता है बताइए। मिठाई सजाने, भोजन परोसने, औषधि या मसाले के रूप में। तो इसको आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन परोसने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा। सागौन जो है, जिसको हम टीक भी कहते हैं, ये इसका पत्ता भोजन परोसने में प्रयुक्त होता है और विशेषकर त्योहार या कोई छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उनके घर पे, उसमें भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में मकोए या भोकर किस रूप में खाया जाता है। पत्तेदार सब्जी के रूप में, दलिया, कंदमूल या चावल के रूप में, बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा ए, पत्तेदार सब्जी के रूप में। मकोए जो है बेटा, उसको हम कहते हैं सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम इसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा। इसी को भोकर भी कहते हैं, मकोया भोकर कहते हैं। याद रखना, ये लीवर डिसऑर्डर है, डाइजेशन। मकोई और भोकर की काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहती हैं इसकी पत्तियाँ। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में FSSAI द्वारा किस योजना के अंतर्गत पारंपरिक जनजातीय खाने को प्रमोट किया जाता है। पोषण अभियान, ईट राइट ट्राइबल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ट्राइबल मिलेट मिशन। तो बताएं। ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बता दूंगा, ऑप्शन नंबर बी, ईट राइट ट्राइबल। ईट राइट ट्राइबल कैंपेन जनजातीय क्षेत्रों में पोषण बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा जो जितने भी ट्राइबल हमारे बंधु हैं उनमें जो है पोषण काफ़ी कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा खाया जाने वाला सल्फो क्या होता है। सल्फो मछली पकाने की विधि, कंदमूल आधारित सूप, मधु युक्त पेय या लाल रेशमी कीट से बनी हुई चटनी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी होता है। सल्फो बेटा क्या है, एक पारंपरिक आदिवासी चटनी है जो कि रेशमी कीट, अभी हमने जिससे इसको बनाया जाता है। विशेष रूप से बेटा ये जो बैगा जनजाति हैं और भील हैं, इनमें ये प्रचलित है। इसमें कीटों को क्या करते हैं बेटा, हल्का सा उबालते हैं और मसालों के साथ उसको पीसा जाता है। इसमें बेटा रिच प्रोटीन होता है, आयरन होता है, इसमें ओमेगा फैटी एसिड भी रहते हैं बेटा। ठीक है। याद रखना, WHO और FSSAI इन्होंने इसको भविष्य का खाना कहा है। ठीक है। और इसको वो न्यूट्रिशंस का अच्छा सोर्स भी मानते हैं बेटा। अगला बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। झोल शब्द आदिवासी खाद्य संस्कृति में किसे संदर्भित करता है बताएं। मतलब कि उनके खाने में झोल किस चीज़ को कहते हैं। नमकीन दलिया, पतली सब्जी या फिर काढ़ा, तले हुए बीज या उबले हुए अंडे। बता बेटा झोल बेटा क्या होता है, मैं बताऊँ आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये एक प्रकार की पतली मसालेदार की सब्जी होती है, आप लोगों ने शायद खाई हो। नेचुरली जो उगने वाले मसाले रहते हैं उनको रूप से काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें डाला जाता है, जो हेल्थ के लिए ठीक रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। प्राकृतिक इसको दवाई कहते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते बेटा। गोंड जनजाति द्वारा उपयोग किया जाने वाला चिरौंटा ये किस प्रकार का खाद्य स्रोत है बताएं। जंगली फल, पत्तेदार सब्जी, कंदमूल या फिर वन बीज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा डी, वन बीज के रूप में इसको खाते हैं। ये वही चिरौंजी जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसी को हम चिरौंजी भी कहते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्या बताया था, इसको ट्राइफेड जो संस्थान है इसने क्या किया है, इसको MEP यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर इसको लिस्ट किया हुआ है और इसको MSP पे सरकार खरीदती है, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको खरीदती है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पारंपरिक भोजन पाचन सुधारता है और गोंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। रार, पेज, लांदा या फिर दिचकी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, पेज। पेज बेटा क्या होता है, जैसे राइस को पकाते हैं ना, उसमें से जो पानी बचता है चावल निकालने के बाद, उसी को ये लोग क्या कहते हैं बेटा, पेज कहते हैं ये। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इनके डाइजेशन को अच्छा करता है, इनके नहीं सभी के डाइजेशन को ये अच्छा करता है और गर्मियों में जो हमारी बॉडी है उसको हीट वेव से बचाता है। ये इतना याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें कौन इनको यूज़ करता है, तो बैगा करते हैं, गोंड करते हैं और भी कई सारी जनजातियाँ करती हैं। इसे सुबह सुबह इसको यूज़ करते हैं। इसको काफ़ी हल्का खाना ये काफ़ी हल्का खाना होता है और ये मॉर्निंग में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, और भी इसमें अगर हम बात कर लें तो विटामिन B इसमें मिलता है ना। ये प्रोबायोटिक होता है और ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजातियों में लांदा नाम का पेय बनाया जाता है? कोरकू, बैगा, भील और गोंड, सहरिया और भील, या फिर बैगा और सहरिया? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, भील और गोंड। ये आमतौर पर मोटा अनाज होता है जो कोदो, कुटकी और जौ से मिलकर के बना रहता है। ठीक है बेटा, इसमें हल्का नशा भी होता है, इसलिए इसको औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये जो आदिवासी लोग रहते हैं ये अपने यहाँ पे कोई छोटे मोटे उत्सव, विवाह या फिर त्यौहार रहते हैं उसमें ये इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। फोरसी नाम का आदिवासी व्यंजन किससे तैयार किया जाता है? कोदो के आटे से, जंगली पत्तियों से, कीड़े मकोड़ों से, या लकड़ी के बीज से? तो ये फोरसी जो है बेटा ये एक प्रकार की रोटी या पकवान होता है, और एक रोटी होती है जो कि कोदो या कुटकी के आटे से इसको बनाया जाता है। कोदो कुटकी मोटा अनाज कहा जाता है। फिर इसको पत्ते में लपेट कर आग में सेका जाता है। इससे क्या होता है, लंबे समय तक इसकी क्वालिटी ये है बेटा कि लंबे समय तक ये रहता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है बेटा, इतना आप याद रखेंगे। मिलेट मूवमेंट मैंने आपको बता ही दिया था, FSSAI के द्वारा MP सरकार ने इसको मिलेट फॉर ऑल अभियान से जोड़ के रखा है इसको। ठीक है, ट्राइबल फूड को मेन स्ट्रीम में लाने की इनकी कोशिश है, जिससे कि सब लोग इसके बारे में जानें और उसका यूज करें कि हमारा पारंपरिक खाना ही हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। बाकी बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। आदिवासी खाद्य संस्कृति में भात और पेज का संबंध किससे है? क्या ये दोनों एक ही पकवान है? क्या भात का जल होता है उसी को हम पेज कहते हैं? क्या भात से बने खीर को पेज कहा जाता है, या पेज में भात को मिलाया जाता है? इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं क्या है, एक्चुअल में भात का जल इज इक्वल टू पेज। मैंने बताया था कि राइस जो होते हैं हम चावल बनाते हैं उसमें जो पानी बचता है उसी को ये पेज कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, खुखड़ी किस प्रकार का भोजन है जो कोरकू जनजातियों में प्रसिद्ध है? खट्टा रस, कंद आधारित रसदार व्यंजन होता है ये, जौ और महुए से बना हुआ हल्का पेय रहता है, या पत्तेदार इनका साग होता है? साग मतलब ये सब्जी रहती है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ और महुए से बना हल्का एक पेय होता है। खुखड़ी बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो खुखड़ी है ये खमीर युक्त काफ़ी हल्का एक पेय पदार्थ होता है जो कि किससे बनता है? जौ और महुआ से बनता है। ठीक है बेटा, कोरकू जनजाति कब इसको यूज करती है? कोई त्यौहार होगा, विवाह अनुष्ठान होगा, उसमें यूज करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये कैसा होता है, माइल्डली इंटॉक्सिकेटिंग होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं बेटा। कोरकू जनजाति में विवाह या त्योहारों पर बनने वाले खाद्य का प्रमुख घटक क्या होता है? कोदो, लाल मांस, महुआ, या फिर सत्तू? तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महुआ। ये कोरकू जनजाति में अधिकांश प्रमुख आयोजन के केंद्रों में इसका यूज होता ही है। त्योहार हो, चाहे विवाह हो, चाहे देव पूजन हो, कुछ भी हो। मैं आपको बताया था कि ट्राइफेड जो है इस उत्पाद को दिल्ली, भोपाल और हैदराबाद के जो ट्राइब्स स्टोर्स हैं वहाँ पे इनको उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इनको। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ट्राइबल फूड फेस्टिवल्स, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी युवाओं को शहरी भोजन सिखाना, पारंपरिक व्यंजनों को बाजार से जोड़ना, शुद्धता की जांच करना, रसोइयों को नौकरी देना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी पारंपरिक व्यंजनों को बाजार से जोड़ना। क्या होता है बेटा ट्राइबल फूड फेस्टिवल का उद्देश्य? पूछ रहा है क्या होता है, तो पहला तो बेटा ये होता है कि जनजातीय भोजनों को शहरों में उपलब्ध कराना, उनको बताना, और इससे क्या होगा, बाजार के जो लोग होंगे वो इसको टेस्ट कर पाएंगे, जान पाएंगे इसकी विशेषताएं, और ये जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, इन लोगों के लिए इकोनॉमी का साधन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। और इसके लिए दूसरा पॉइंट बेटा याद रखना, लाइवलीहुड जनरेशन में सहायक होता है, यानी कि ये तो है ही, उनकी आजीविका चलाने में सहायक होता है। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इससे फैलाना इसका मेन मोटिव रहता है। रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई दूं तो भोपाल में बेटा 2023 में ट्राइबल फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल हुआ था। ठीक है बेटा, और इसमें क्या है, ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और FSSAI ने भाग लिया था बेटा। ठीक है, इतना आप याद रखना। ट्राइफेड मैंने आपको बता ही दिया, FSSAI आपको बता ही दिया क्या होता है, वंदन योजना, हेरिटेज लेकर, GI टैग, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलो अच्छा, चलो अब मुझे जाते जाते एक सवाल का आंसर देके आप जाएंगे, कमेंट में इसको बताना। कड़कनाथ मुर्गा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसको किस जिले को GI टैग मिला है मध्य प्रदेश में, ये मुझे बताना। ठीक है,
और कोदो कुटकी का भी बताना, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। कोदो कुटकी को जीआई टैग किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है ये बताना। ठीक है, चलो तो इसको ख़त्म करते हैं।